नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी भाग द्वितीय के तृतीय इकाई के एनिमल फाइलम एकाइनोडर्मेटा का रिप्रेजेंटेटिव है एस्टेरियस या सागर तारा। सागर तारा एनिमल जो कि समुद्र में पाया जाता है और समुद्र जगत के प्रतीक बन गया है। समुद्र तट पर कार्य करने वालों तथा मनोरंजन हेतु भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को ब्रिटिल तारे, समुद्री अर्चिन, सैंड डॉलर्स, समुद्री खीरे एवं सी लिलिया आदि बहुत आकर्षित करते हैं। ये सागर प्राणी जगत का मुख्य भाग होते हैं। एकाइनोडर्मेटा एनिमल जिसमें नॉर्मल जो प्राणी अध्ययन के लिए लिया गया है वो एस्टेरियस है। एस्टेरियस का वर्गीकरण स्थिति हम देखते हैं कि इसका फाइलम है वो एकाइनोडर्मेटा है, क्लास एस्टेरॉयडी है, वर्ग होने के बाद में गण है इसका फॉर्सिपुलेटा, जीनस इसका एस्टेरियस है, स्पीसीज है इसकी रूबियंस। तो जो सागर तारा है उसमें धीरे धीरे गति करते हैं या आधार तल से चिपके रहते हैं ये, और अधिकतर एकल या रात्रिचर होते हैं जो दिन में निष्क्रिय तथा रात में सक्रिय होते हैं। सभी सागर तारे मांसाहारी होते हैं और क्रस्टेशियर, पॉलीकीट, मोलस्का जंतु इनका मुख्य भोजन होता है, और ये अपरदो या डेट्रिटस या प्लवकियों को भी खाते हैं जो इनके शरीर से स्रावित सलेस्मा में फंस जाने के बाद पक्षमावों द्वारा मुख में पहुंचा दिए जाते हैं। और ये जंतु सामान्य रूप से स्वांगोच्छेदन, ऑटोटॉमी और पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की अपूर्व क्षमता प्रदर्शित करते हैं। बाह्य आकार की हम बात करते हैं। एस्टेरियस की जो बाह्य आकार की आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जिसमें ऑरल और एबोरल सतह है। ऑरल सतह नीचे की तरफ होती है, एबोरल सतह ऊपर की तरफ होती है। एबोरल सतह पर मैड्रिपोराइट एक छिद्र होता है। इसके अलावा 5 भुजाएं दिखाई देती हैं और इसके बॉडी पर स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में सेंट्रल डिस्क होती है। तो आकृति, रंग, परिमाण इनके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यह समुद्री तारा पंचभागी है, पेंटामेरस, अरीय सममित है, रेडियल सिमेट्रिकल है और 5 आर्म्स है। इसमें इसकी 5 लंबी एवं सुंडाकार भुजाएं हैं जो रश्मियां भुजाएं होती है। कुछ वंशों में भुजाओं की संख्या अधिक भी हो सकती है, जैसे कि सोलेस्टर, इसमें 7 से 14 और हेलियस्टर में 40 से अधिक भुजाएं होती है। इनका व्यास औसतन रेडियस है 10 से 20 सेंटीमीटर, जबकि कुछ रूप इससे बड़े और कुछ छोटे भी हो सकते हैं। और ये भूरी, पीली, नारंगी, गुलाबी एवं बैंगनी आभा के साथ विभिन्न रंगों के होते हैं और एक ही निदर्श द्वारा कई रंगों का भी हो सकता है। इसका शरीर अत्यंत चपटा होता है, जिसमें मुख सतह और अपमुख सतह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं ऑरल सरफेस। ऑरल सरफेस है, मुख सतह है। ऑरल सरफेस शरीर की चपटी निचली सतह पर होता है जो आधार तल की ओर होता है, और अधर तल पर एक केंद्रीय बिंब के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे अपमुख या अरमुख या एक्टिनोस्टोम अथवा मुख माउथ कहते हैं। और यह पंचभुजीय छिद्र होता है जिसके 5 कोण 5 भुजाओं की ओर होते हैं। मुख के चारों ओर कोमल झिल्ली परिमुख कला यानी पेरिओरल मेम्ब्रेन या पेरिस्टोम होती है, और यह मुख सूलो या मुख अंकुरो, माउथ पेपिली जिसको कहते हैं, उसके द्वारा यह संरक्षित रहती है या घिरी हुई होती है, जो अपने सामने की मुख के चारों ओर प्रत्येक कोण के साथ एक अरीय सक्रिय बीथी खांच होती है, एम्बुलैक्रल जिसको ग्रुप कहते हैं। यह एम्बुलैक्रल ग्रुप पाई जाती है, और एम्बुलैक्रल ग्रुप है ये अपने सामने की भुजा की निचली सतह की मध्य रेखा में भुजा के सिरे तक फैली रहती है।
प्रत्येक खांच दोनों ओर से गतिशील कैलकेरियाई बीथीसूलों यानी एम्बुलेक्रा स्पाइंस की 2 या 3 पंक्तियों द्वारा सुरक्षित रहती है और ये सूल खांच को ऊपर से बंद कर लेते हैं और इन सूलों के बाहर की ओर दृढ़ एवं अचल सूलों की 3 पंक्तियां होती है जिनसे बाहर की ओर सीमांत सूलों की एक श्रेणी और होती है जो मुख्य एवं अपमुख सतहों को पृथक करती है। प्रत्येक बीती खांच यानी एम्बुलेक्रल ग्रोथ है उसमें छोटे छोटे नली आकार के आकुंचनशील उभारों की दोहरी 2 पंक्ति होती है और इन उभारों को पादाव या पोडिया या नालपाद ट्यूबफिट कहते हैं और नालपादों के सिरों पर चूसक होते हैं और ये चूसक नालपाद एकाइनोडर्मेटर जंतुओं के विशेष अंग है जो कि प्रचलन करने, भोजन को पकड़ने, श्वसन करने इत्यादि की बहुत सी क्रियाओं में सहायक होते हैं। प्रत्येक भुजा के सिरे पर एक छोटा मध्यवर्ती आकुंचनशील एवं खोखला उभार अंतस्थ स्पर्शक यानी टर्मिनल टेंटाकल्स होता है और यह स्पर्शक स्पर्श एवं गंध की ज्ञानेंद्रियों की भांति कार्य करता है। इसके आधार पर एक चमकीले लाल रंग का प्रकाश संवेदी नेत्रक चिन्ह होता है जिसमें कई नेत्रक या ओसिली होती है। तो नेत्र चिन्ह में कई नेत्रक या ओसिली होती है जिनके आधार पर यह थोड़ा संवेदना का काम करता है। अब एबोरल सरफेस, एबोरल सरफेस में कुछ ऊपर की तरह की सतह है वो दिखाई देती है ऊपर। यह शरीर की ऊपरी और कुछ उत्तल पृष्ठ सतह होती है और इस सतह पर असंख्य छोटे छोटे आगे की तरफ से मुथरे या अचल कैलकेरियाई सूल या गुलिकाएं ट्यूबरकल्स होती है जो भुजाओं की लंबी अक्षों के समानांतर अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित रहती है। इन सूलों के चारों ओर तथा बीच बीच में छोटी छोटी चिमटी के समान रचनाएं ब्रंथपाद या पेडिसिलेरिया जिनको कहते हैं ये पाई जाती है, पेडिसिलेरिया। और ये पकड़ करने वाले अंग होते हैं जिनका प्रयोग शरीर की सतह को साफ करने एवं सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ये सूल मुख्य सतह पर भी सूलों के आधारों से संलग्न या उनके बीच बीच में पाए जाते हैं। मुख एवं अपमुख दोनों सतहों पर अति छोटे अंगुली के समान खोखले एवं आकुंचनशील प्रवर्धी पाए जाते हैं जिन्हें चर्मीय क्लोम या पेप्यूली कहते हैं और ये प्रवर्ध अध्यावरण के छोटे छोटे त्वक्रंधों डर्मल पोर्स द्वारा ऊपर उभरे रहते हैं और श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर केंद्र के निकट एक छोटा वृत्ताकार छिद्र होता है जो गुदा या एनस कहलाता है और दोनों भुजाओं के बीच अंतरार्य या इंटररेडियस स्थान में एक स्पष्ट चपटार वृत्ताकार क्षेत्र होता है जिसे प्ररंध्रक या मैड्रीपोराइट कहते हैं। ये मैड्रीपोराइट इंपॉर्टेंट अंग है यहाँ पर जो कि दोनों भुजाओं द्विभुज बाइबियम कहलाती है और शेष 3 भुजाएं त्रिभुज ट्राइबियम कहलाती है। प्ररंध्रक एक छलनी के समान सीव लाइक प्लेट होती है जिसमें छिद्रदार असंख्य सक्रिय और अरीय खांच होती है जिनके छिद्र शरीर के अंदर जल संबंध तंत्र में खुलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में एपिडर्मिस है, डर्मिस है, म्यूकस मस्कुलर लेयर है और पेरिटोनियम है। इससे पहले हम बात करते हैं पेडिसिलेरिया। इसकी बॉडी पर इस चिमटी के समान संरचनाएं पाई जाती है। पेडिसिलेरिया या ब्रंथपद ये लंबी जो नली है जो 5 भुजाएं उनके ऊपर पूरे शरीर पर पाई जाती है और ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये आगे की तरफ से खुली चिमटी के समान संरचनाएं। 2 प्रकार के ब्रंथपाद पाए जाते हैं, सिंपल सीधे प्रकार के, दूसरा क्रॉस टाइप प्रकार के। तो सागर तारों की ब्रंथपाद रचनाएं अति छोटी श्वेताभ जबड़े के समान होती है और शरीर की दोनों सतहों पर सूलों के साथ साथ पाई जाती है। ये सैब्रंथ एब्रंथ हो सकती है परंतु एस्टीरियस में केवल सैब्रंथ प्रकार की होती है। इनमें से प्रत्येक में एक छोटा मासल या चलायमान ब्रंथ होता है जिसके ऊपर परस्पर जुड़े 2 कैलकेरियाई ब्लेड या कपाटियां होती है जो एक तीसरी कैलकेरियाई आधारी या आधार पट्टिका के साथ जुड़ी रहती है। इस प्रकार के 3 कैलकेरियाई प्लेट वाले पेडिसिलेरिया या लघु चिमटी रूप कहलाते हैं और दोनों कपाटियों के सम्मुख तल दांतेदार होते हैं और दोनों कपाटियां एक जोड़ी अपवर्तनी अबडक्टर और 2 जोड़ी अभ्यर्थनी यानी अडक्टर मसल्स द्वारा क्रमशः खुलते और बंद होते हैं। एस्टेरियस में कपाटियों की स्थिति के अनुसार 2 प्रकार के ब्रंथ पाए गए, सीधे प्रकार के स्ट्रेट टाइप में है
सीधे प्रकार के, और दूसरा है तिरछे प्रकार के, क्रॉसित प्रकार, क्रॉस टाइप। स्ट्रेट के वृंतपादों के बाल सीधे होते हैं, परस्पर मिलते हैं समय अपनी संपूर्ण लंबाई में बंद हो जाते हैं, जबकि क्रॉस टाइप में ये वृंत पदों के दोनों बाल एक कैंची की भुजाओं की भांति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और इनमें सीधी प्रकार के बाल अधिकतर त्वचीय कॉलमों के बीच पाए जाते हैं, जबकि क्रॉस प्रकार के बाल सूलों के आधारों पर गुच्छों में पाए जाते हैं। वृंत पद है पेडिसिलेरा, ये सागर तारे के शरीर की सतह पर जमे मलबे तथा छोटे छोटे जीवों जैसे कि लार्वों को पकड़ने तथा शरीर की सतह से हटाने में सहायता करते हैं, और चर्मीय क्लोमों एवं नाल पादों को ढककर श्वसन क्रिया में बाधक होते हैं। कुछ सागर तारों में वृंत पद छोटे शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। अब हम पिछला जो हमने छोड़ा था बॉडी वाल शरीर भित्ति है। एस्टेरियस की शरीर भित्ति में उपचर्म एपिडर्मिस, पेशीय चर्म, पेशीय परत और भित्तीय पेरिटोनियम होती है। तो उपचर्म एपिडर्मिस में यह शरीर की संपूर्ण लंबाई में होती है। ये जैसे कि यहाँ पर क्यूटिकल जो दिखाई दे रही है एपिडर्मिस है, क्यूटिकल से ऊपर ये एपिडर्मिस, डर्मिस, क्यूटिकल उसी के अंतर्गत आती है। इसमें यह शरीर की संपूर्ण सतह पर फैल रहती है, परंतु शरीर पर पाए जाने वाले सूलों पर नहीं होती है, क्योंकि सूलों के अत्यंत नुकीले होने के कारण यह कट फट कर हट जाती है। यह पक्षमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, जिसमें ग्रंथि कोशिकाओं और तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं भी इधर उधर फैली पाई जाती है। और ग्रंथि कोशिकाएं शरीर की बाहरी सतह पर एक आरक्षित श्लेष्मल आवरण का श्रवण करती है। तर्करूप स्पिंडल फाइबर्स जिसको कहते हैं, स्पिंडल शेप्स जिसको कहते हैं। तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं उपचर्म के नीचे से तंत्रिका जाल से जुड़ी रहती है, और उपचर्म बाहर की ओर अपने ही द्वारा स्रावित एक द्विस्तरीय क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। चर्मिस, डर्म है उपचर्म के नीचे एक और पतली आधारी कला बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा इनसे पृथक हुई चर्म स्थित होती है। यह तंतु में संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है। इसके बाहरी भाग में इसी के द्वारा स्रावित कैलकेरियाई प्लेट या अस्थिकाएं ऑसिकल्स होती है, जो एक प्रकार का कठोर अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन बनाती है। इसके अंदर के भाग में अनेक परिरुधिर पेरिहीमल या चर्मीय अवकाश स्थित होते हैं। पेशी स्तर है मस्कुलर लेयर, यह स्तर अनैच्छिक व चिकनी पेशी तंतुओं का बना होता है, और इसमें बाह्य वृत्ताकार भीतरी अंधेरिय पेशियां के 2 स्तर होते हैं, और अंधेरे स्तर अपेक्षाकृत अधिक मोटा होता है, और मुख तल की अपेक्षा अपमुख सतह पर अधिक विकसित होता है। भुजाओं को मोड़ने और भित्ति खांचों को खोखलने तथा बंद करने का उत्तरदायित्व पेशी विन्यास पर ही होता है। वृंतपाद विशेष प्रकार की अभिवर्तनी एवं अपवर्तनी पेशियों द्वारा चलाए जाते हैं। भित्तीय पेरिटोनियम, यह शरीर भित्ति का सबसे अंदर का भाग होता है, जो शरीर गुहिका का अस्तर बनाता है और पक्षमावित घनाकार उपकला का बना होता है। शरीर गुहा, सीलोम, जैसा कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आप देख रहे हैं कि इसका अंदर का जो पोर्शन है काट के अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें शरीर जो गुहा है वास्तविक एक विस्तृत गुहा है, जिसमें आंतर गुहा एंट्रोसील कहते हैं। इसका एक बड़ा भाग केंद्रीय बिंब और भुजाओं में परियतरंग गुहा यानी पेरीविसरल सीलोम की भांति शरीर भित्ति एवं अंतरंग अंगों के बीच सतत फैला रहता है। पक्षमावित घनाकार कोशिकाओं की बनी यह गुहीय उपकला शरीर भित्ति और अंतरंगों को आश्रित किए रहती है। परितरंग गुहा के अलावा इसमें कुछ अन्य सीमित गुहीय अवकाश या कक्ष जैसे जल संवहनी तंत्र, अक्षीय कोटर यानी एक्सियल साइनस, परिरुद्रीय नाले पेरीहीमल कैनाल्स, कोटरे साइनसेस और जन्य कोटरे जेनाइटल साइनसेस इत्यादि भी पाई जाती है। अंदर की तरफ अब जैसे हम देखते हैं ये सीलोमिक कैविटी दिखाई दे रही है, ये ट्यूब फिट है और ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये सीलोमिक कैविटी है। तो गुह्य उपकला एक रंगीन या गुह्य तरल सीलोमिक फ्लूइड का स्राव करती है जो गुह्य अवकाशों में भरा रहता है। गुह्य तरल का संगठन सागर
जल के समान प्रतीत होता है परंतु कुछ कम क्षारीय होता है। इसमें वक्षीय अमीबाब कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं, या प्रगहाणु या सीलोमोसाइट कहते हैं, जो प्रगुहीय उपकला भुजाओं के मुकुलन द्वारा बनती है। वास्तविक रुधिर संवहन तंत्र की अनुपस्थिति में प्रगुहीय तरल जो प्रगुहीय उपकला के पक्षमावक क्रिया द्वारा निरंतर संचारित रखा जाता है, शरीर के विभिन्न भागों के बीच पदार्थों का परिवहन करता है। आहार नाल के जठर निर्गमी अंधनालों यानी कि पाइलोरिक सीकी के से भोजन तत्वों को अन्य भागों में ले जाया जाता है। चर्मीय क्लोमों से ऑक्सीजन विभिन्न भागों को ले जाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ वापस लाए जाते हैं। कुछ प्रगवाणुओं में श्वसन वर्णक भी होता है और भक्षी प्रगवाणु उत्सर्जी एवं बाहरी पदार्थों को भक्षण करके चर्मीय क्लोमों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पाचन तंत्र जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये ओरल सतह से दिखाई गया है, ये अबोरल है जिसमें मेट्रिपोराइट अबोरल सतह पर होता है। इसमें ये स्टोमक का भाग है, ये स्टोमक है, ये एनस का भाग है और यहां पर पास में माउथ का पोर्शन है, माउथ पोर्शन। तो सागर तारे का केंद्रीय बिंब में स्थित एक पूर्ण पाचन पथ पाया जाता है और यह मुख अपमुख अक्ष के साथ पाया जाता है और शरीर के इसी अक्ष में चपटा हो जाने के कारण कुछ छोटा होता है। मुख और गुदा के बीच में ही इसे ग्रसिका आमाशय और आंत्र में विभक्त किया जा सकता है। आहार नाल की ओत की शारीर भित्ति के समान होती है जैसे मुख। यह एक पूर्ण पंचभुजीय छिद्र होता है जिसके चारों ओर एक कोमल परिमुख कला या पेरिस्टोम होता है और मुख तल पर केंद्रीय बिंब के केंद्र में होता है और गुलिकाओं के बीच अंतरारीय समूह मुख अंकुर को यानी माउथ पेपिली या मुख कंठ को ओरल स्पाइंस द्वारा सुरक्षित रखता है। मुख के चारों ओर स्थित शरीर भित्ति की पेशियां मुख छिद्र को खोलने तथा बंद करने के लिए अवरोधक की भांति कार्य करती है। ग्रसिका ईसोफेगस मुख एक छोटी और चौड़ी ग्रसिका में खुलता है। यह ऊपर की ओर बढ़कर आमाशय में खुलती है। ग्रसिका ईसोफेगस है, दिखाई दे रही है हमें ईसोफेगस। इसके पश्चात आमाशय, यह केंद्रीय बिंब के अधिकांश भाग में फैला हुआ होता है। यह आमाशय है, यह पाइलोरिक आमाशय है, ये पाइलोरिक सीकियां हैं जो कि प्रत्येक भुजा में है। ये बड़ी आमाशय बहुत बड़ा होता है इसमें। और ये आमाशय है कार्डियक आमाशय। ये कार्डियक आमाशय, पाइलोरिक आमाशय और पाइलोरिक सीकी वाला पोर्शन है जिसको खोलने पर ऐसा दिखाई देता है। ये पाइलोरिक सीकी के पोर्शन है, हरी पत्ती के समान दिखाई दे रहे हैं। तो आमाशय केंद्रीय बिंब के अधिकांश भाग में फैला रहता है और विस्तृत कोश है। यह अपेक्षाकृत एक बड़े मुखीय भाग या जठरागम या कार्डियक आमाशय और एक छोटे अपमुख भाग जठर निर्गम या पाइलोरिक आमाशय में विभेदित रहता है तथा दोनों भाग एक संकीर्णन द्वारा पृथक रहते हैं। जठरागमी आमाशय, कार्डियक आमाशय, ये कार्डियक आमाशय, जठरागमी आमाशय, यह एक बड़ा कोष होता है जिसमें 500 त्रिज्या में 5 पालियां होती है और इसकी भित्ति पतली, पेशीय और अत्यंत बलित होती है। भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठरागम आमाशय मुख द्वारा बाहर पलटा जा सकता है। ऐसा शरीर पेशियों के संकुचन एवं प्रगुह्य तरल के दबाव द्वारा होता है। आमाशय के बाहर पलटने के पश्चात उसको वापस भीतर लेना 5 जोड़ी आकुंचक पेशियों यानी रेक्टेक्टर मसल्स द्वारा होता है जो इसे पांचों भुजाओं की बीती कंटकों के साथ जोड़ती है। ये आकुंचक पेशियां अधिकतर संयोजी ऊतक और कुछ पेशी तंतुओं की बनी होती है और आंतर योजनियों की भांति उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें आंतर योजनियां, मेसेंट्रीज या जठर स्नायु, गैस्ट्रिक लिगामेंट्स भी कहते हैं। जठरागम आमाशय ग्रंथिल होता है और श्लेष्मा का श्रवण करता है। पाइलोरिक आमाशय, ये पाइलोरिक आमाशय है
ये जठरागमी है, पाइलोरिक है। पाइलोरिक आमाशय यह छोटा चपटा पंचभुजाकार कोष होता है जो अपमुख और आंत में खुलता है। पंचभुज के पांचों कोण त्रिज्याओं के साथ स्थापित पाए जाते हैं और प्रत्येक में अब उसकी ओर की जठर निर्गमी अंधिनाल पाइलोरिक सिकी या पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली एक वाहिनी खुलती है जिसे जठर निर्गमी वाहिनी कहते हैं। जठर निर्गमी वाहिनी, जठर निर्गमी अंधनाल या पाचक ग्रंथि, ये एक जोड़ी पाइलोरिक सिकी और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये एक जोड़ी पाचक ग्रंथियां या जठर निर्गमी अंधनाल होती है जो भुजा के सिरे तक फैली रहती है और प्रत्येक ग्रंथि एक जोड़ी अंधेरी आंतर योजनियों द्वारा अपमुख शरीर भित्ति से लटकी रहती है। प्रत्येक जठर निर्गमी अंधनाल में एक खोखली अनुदैर्घ्य अक्ष होती है जिससे दोनों पार्श्वों में छोटी छोटी पार्श्वीय खोखली शाखाओं की दो श्रेणियां निकलती है। प्रत्येक शाखा ब्लेंडर से समान अनेक हरिताभ या भूराभ रंग के छोटे छोटे कोष्ठों या पालिकाओं में समाप्त होती है। दोनों जठर निर्गमी अंधनालों की खोखली अक्ष एक सामान्य जठर निर्गमी वाहिनी में खुलती है जो जठर निर्गमी आमाशय में खुल जाती है। जठर निर्गमी अंधनाल के उपकला स्तर में चार प्रकार की कसावित स्तंभी कोशिकाएं होती है। इसमें पहले नंबर की है स्रावी या कणिकामय कोशिकाएं। इनसे प्रोटीन अपघटनी यानी एमाइलोलाइटिक या एमिलम लाइनी या एमाइलोलाइटिक वसा अपघटनी या लाइपोलाइटिक एंजाइम का स्रवण होता है और इसी कारण जठर निर्गमी अंधनालों की तुलना कशेरुक जंतुओं के अग्नाशय से की जा सकती है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो श्लेष्मल कोशिकाएं हैं, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सेल्स, जिनमें श्लेष्मा का स्राव होता है। और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं संभरण कोशिकाएं या स्टोरेज सेल्स जो संचित भोजन की को लिपिडो, ग्लाइकोजन एवं जटिल प्रोटीन एवं बहुसैकराइड के रूप में संग्रह करती है। और चौथे नंबर की जो कोशिकाएं हैं वो धारा उत्पादक कोशिकाएं, करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनमें लंबे लंबे कसाव होते हैं जो एंजाइमों को अपमुख तल की ओर आमाशय में तथा पचे हुए भोजन को मुख तल की ओर जठर निर्गमी अंधनाल में निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं। आंत्र, ये एक छोटी 5 भुजाओं की नली होती है जो कि आप ये यहां पर दिखाई दे रही है। ये आंत्र है, रेक्टल सिकी जिसको कहा, इसमें साथ में रेक्टल सिकी दिखाई दे रही है। एक छोटी 5 भुजाओं की नली है जो ऊर्ध्वाधर रूप से अपमुख सतह की ओर बढ़ती है और गुदा द्वारा बाहर खुल जाती है। इससे 2 या 3 छोटे छोटे शाखादार एवं भूराभ उपांग आंतरीय या मलाशयी अंधनाल रेक्टल सिकी अंतरारीय स्थानों पर निकलती है और आंतरिक अंधनालों से एक भूराभ तरल का स्राव होता है जो संभवतः उत्सर्जित होता है। आंतरिक अंधनालों से पीछे का भाग मलाशय कहलाता है। गुदा, यह एक छोटा गोल छिद्र है जो केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर एक और होता है। अब हम बात करेंगे भोजन एवं आसन विधि, फूड एवं फीडिंग मैकेनिज्म। सागर तारा एक बहुअसनी मांसाहारी जंतु है। यह संबद्ध स्थानबद्ध समुद्रवासी जंतुओं का शिकार करना पसंद करता है जैसे सीपी, ऑस्टर, क्लैम, घोंगे, केकड़े, बारनेकल, कृमि, सी अर्चिन और अन्य छोटे द्विकपाटी। कभी कभी यह छोटी छोटी मछलियों और क्षतिग्रस्त एवं मृत जंतुओं को भी खा जाता है। सागर तारा बड़े आकर्षक ढंग से भोजन को ग्रहण करकर पचाता है। शिकार को भुजाओं और नालपादों द्वारा पकड़ा तथा उपयुक्त स्थिति में रोका जाता है। क्लेम और अन्य द्विकपाटी जंतुओं को यह जिस प्रकार खोलकर खाता है यह जानना एक रोचक घटना है। यह वह पहले धीरे धीरे क्लेम के ऊपर रेंगता है, फिर उसे अपने चारों ओर अपने शरीर पर मेहराबदार उसके चारों तरफ बनाता है और अपने नाल पादों की को दोनों कवच कपाटियों पर इस प्रकार चिपकाता कि क्लेम का अधर सिरा ठीक इसके मुख के सामने स्थित हो जाता है। इसके पश्चात एक क्लेम की शक्तिशाली अभिवर्तनी पेशियों द्वारा कसकर बंद दोनों कपाटियों को अलग करने का प्रयास करता है
और इस प्रयास की सहायता के लिए भुजाओं के सिरों पर स्थित नालपाद आधार तल से चिपक जाते हैं और कपाटियों को खोलने के लिए खिंचाव उस समय तक निरंतर लगाया जाता है जब तक कि क्लैंप की अभिवर्तनी पेशियां थककर ढीली नहीं पड़ जाती है, क्योंकि अभिवर्तनी पेशी अधिक लंबे समय तक लगातार संकुचन की स्थिति में नहीं रह सकती। अंत में जब कपाट खुल जाते हैं तो सागर तारा क्लैंप की प्रभार भूमिका में अपने जठरागामी आमाशय को पलटकर उससे सट जाता है। अब पाचन अवशोषण परित्याग। जब पकड़े हुए शिकार पर जठरागामी आमाशय पलट दिया जाता है तो आमाशय एवं जठर निर्गमी अंधनालों के स्राव उस पर उड़ेल दे दिए जाते हैं और स्रावों में उपस्थित प्रोटीज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, स्टार्च एवं वसा का पाचन करते हैं। इस प्रकार पाचन क्रिया शरीर से बाहर होती है। इसके पश्चात पचे हुए भोज्य पदार्थ को जठरागामी आमाशय की आकुंचन क्रिया द्वारा आहार नाल में ले जाया जाता है। आकुंचन क्रिया जठर स्नायुओं के संकोचनों द्वारा होती है और पचे हुए पदार्थों में यदि कोई अर्धपचा पदार्थ होता है उसका पाचन आमाशय और जठर निर्गम अंतनाल में पूरा हो जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ अर्धपचे पदार्थों का कुछ पाचन अंतःकोशिकीय भी होता है और कुछ छोटे छोटे जंतु संपूर्ण ही खा लिए जाते हैं और उनका पाचन केवल आमाशय एवं जठर निर्गमी अंतनालों में ही होता है। पचा हुआ भोजन मुख्य रूप से जठर निर्गमी अंतनाल द्वारा अवशोषित होकर प्रगुह्य तरल द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किया जाता है और भोजन की अतिरिक्त मात्रा जठर निर्गमी अंतनालों की संभरण कोशिकाओं में संग्रहित कर ली जाती है। भोजन का अवशोषण जठर निर्गमी अंतनालों में ही पूरा हो जाने से आंत्र बहुत छोटी रह जाती है, क्योंकि यह जंतु आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अंदर लेता है। इसलिए पाचन एवं अवशोषण के पश्चात इसकी आहार नाल में बहुत ही कम अपच पदार्थ शेष रह जाता है, जिससे यह मुख कर अपने मुख से ही बाहर त्याग देता है और इसके पश्चात कुछ थोड़ा शेष रह जाता है तो यह बाहर उसको निकाल देता है। तो इस प्रकार सागर तारे में पाचन एवं अन्य जो तंत्र है उनके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जल संबंधी तंत्र या बीथी तंत्र, वाटर वेस्कुलर और एम्बुलेक्रल सिस्टम।